उसके बाद आता है डिस्कस केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। इसमें केयर ऑफ बॉडी में क्या करना है आपने, बेसिकली बीइंग अ स्टाफ नर्स आपने ये देखना है कि पेशेंट की जो डेड बॉडी है वो क्या हो, नेचुरली अपेयर हो और कंफर्टेबल कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि पेशेंट के हाथ पैर मुड़े हुए हैं और जुबान बाहर निकली हुई, दांतों तले आई हुई, या आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर को आई हुई हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पेशेंट को एनाटॉमिकल पोजीशन में लिटा देना है। जो डेंचर्स है, उसके दांत वगैरह जो हैं वो उसके मुंह के अंदर हो। अगर आर्टिफिशियल भी हैं तो वो उसकी ज़रा माउथ की शेप बनाने के लिए आपने उसके मुंह के अंदर रख देने हैं। उसके बाद क्या है, आंखें और मुंह जो है वो बंद कर देना। समटाइम ऐसा होता है ना कि वो जो है वो हम हेड टू जॉ के अराउंड जो है एक वो हम जो ड्रेसिंग है उसको रैप कर देते हैं कि मुंह खुले ना। ठीक है। उसके बाद क्या है कि बॉडी के टिश्यूज जो आहिस्ता-आहिस्ता वो मतलब सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है। तो क्या करना है कि बॉडी को आपने कूल प्लेसेस में स्टोर करना होता है। उसके बाद क्या है कि जिस तरह भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, आपने उस तरह से डेड बॉडी को हॉस्पिटल में कैरी करना है। अब चाहे वो किस तरह से आपने मतलब श्राउड में रैप करना है उसको, या किसी भी तरह से आपने टैगिंग करनी है, आपने सब कुछ कर देना है। इफ द डिजीज फैमिली और फ्रेंड्स विश टू व्यू द बॉडी, अगर वो उसकी फैमिली मेंबर्स वगैरह देखना चाह रहे हैं तो आपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है। साफ सुथरी चादर वगैरह, पेशेंट की जो लिनन है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि वेंटिलेटर का सामान है, पेशेंट की आईवीज हैं, उसकी ड्रिप्स हैं, हर चीज़ इस तरह की अपने पेशेंट के पास से हटा देनी है, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो उन लोगों के लिए जिन्होंने आके उस पर्सन को देखना है। उसके बाद में क्या है, बॉडी को यूजुअली सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं और हाथ उसके साइड्स पे होते हैं, पाम डाउन होती हैं, या फिर एब्डोमेन पे फोल्ड कर देते हैं। हेड और शोल्डर्स के नीचे जो है एक एक पिलो रख देते हैं, डिस्कलरेशन ना हो जाए। ठीक है। आईलिड्स को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे क्लोज ना किया जाए तो वो खुली रहती हैं। डेंचर्स जो है उनको भी उनकी प्लेस पे रख देते हैं, ताकि फेस की नेचुरल अपीयरेंस जो है वो आ जाए, और माउथ को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या है कि जो बॉडी के एरिया सॉइल्ड है, जैसे कहीं पे ब्लड लगा हुआ है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है एक्टिवली, ठीक है, तो या कहीं पे ड्रेसिंग थी, आपने क्या करना है, उस सारे एरिया को वॉश करके, आपने कंप्लीट बाथ नहीं देना आपने, बस आपने उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्बेंट पैड्स आर प्लेस अंडर द बटक्स। अब बटक्स के नीचे एब्जॉर्बेंट पैड क्यों रखने हैं, कि अगर कोई इनकॉन्टिनेंस हो रही है, क्योंकि यूरेथ्रल और एनल स्फिंक्टर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, अगर वहाँ से कोई सिक्रीशन आती है तो वो उन पैड्स में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने क्लाइंट को एक क्लीन गाउन पहना देना है, बाल थोड़े से अरेंज कर देने, कोई ज्वेलरी वगैरह अगर है तो आपने वो रिमूव करके फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर कर देनी है। उसके बाद क्या है कि जो टॉप बेड लिनन है, मतलब डेड बॉडी के ऊपर आपने शीट दी हुई है, आपने उसको भी नीटली जो है वो एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने एडिशनल जितने भी आइडेंटिफिकेशन टैग्स हैं, जैसे कि पाँव के अंगूठे पे लगा देते हैं टैग, या सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो रिस्ट बैंड है वो पहना दिया जाता है नाम वगैरह लिख के, तो वो एडिशनल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो लगा देने हैं। बॉडी को एक श्राउड में बड़ा सा वाइट कलर का कपड़ा होता है उसमें रैप कर देना है, या प्लास्टिक या फिर कॉटन मटेरियल, जिस भी तरह का वो मटेरियल है आपने उसमें रैप कर देना है। ठीक है। उसके बाद बॉडी को मॉर्ग में ले जाना है, ठीक है, अनलेस के अनटिल उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो वहाँ से लेने आ जाएँ, या जो है वो बॉडी को जो है वो उसके फ्यूनरल ले जाएँ। उसके बाद क्या है, आपने बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ उसको हैंडल करना है, क्योंकि अगर मिस हैंडलिंग होगी तो क्या होगा कि बाकी लोगों को जो है वो जो बच जाने वाले हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुःख होगा अगर आप मिस हैंडलिंग करेंगे तो। उसके बाद क्या है, मिस लेबलिंग अगर आपने कर दिया, मतलब पेशेंट की डेड बॉडी पे आपने गलत नाम टैग कर दिया और डेड बॉडी जो है वो गलत जगह पे चली गई, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ आपके खड़े हो सकते हैं। द नर्स रोल इन लीगल इश्यूज रिलेटेड टू डेथ इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ द रीजन, मतलब जो भी लॉ है, जो रीजन है, उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न भी आ जाते हैं, तो आपको ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा केयर के साथ करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आपको दूसरों को भी गाइड करना है कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आपने पेशेंट की या डेड बॉडी की केयर करनी है तो आपने किस तरह से करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ। अब डेथ के बाद लीगली आपके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। यूजुअली तो ये जो है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एजेंसी टू एजेंसी, कंट्री टू कंट्री चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हर जगह पे ज़रूरी होती हैं, बस उनकी पॉलिसी चेंज होती है। अब उसमें आते हैं एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव्स। अब एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव्स में 2-3 चीज़ें आती हैं, लिविंग विल आती है, हेल्थ केयर प्रॉक्सी आती है। अब लिविंग विल में क्या होता है कि कोई पर्सन जो है अपनी वसीयत दे देता है, मतलब वो कह देता है कि मुझे
आप वेंटिलेटरी केयर प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे इंट्यूबेट करेंगे या नहीं करेंगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो, मेरा सीपीआर होगा या नहीं होगा। कुछ होता है ना, क्लाइंट डीएनआर साइन कर देते हैं, डू नॉट रेसिसिटेट ऑर्डर्स पे साइन कर देते हैं कि भाई मेरा सीपीआर ना कीजिएगा। और ऐसा यूजुअली लोग तब करते हैं जब उनको पता है कि उनकी कोई डिजीज़ जो है वो किसी टर्मिनल इलनेस के पॉइंट पे है, ट्रीटमेंट उनका नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम पे जो है वो डीएनआर साइन कर देते हैं कि हमारा जो है वो आप ना कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, लिविंग विल होगी। फिर द हेल्थ केयर प्रॉक्सी, अब इसमें क्या आता है, अपनी बॉडी के लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है या अपनी जो हेल्थ के हवाले से फैसले हैं, आप किसी और पर्सन को लायबल खड़ा कर दो कि ये पर्सन मेरे लिए फैसले लेगा तब जब मैं इस हालत में नहीं हूँगा कि मैं फैसला ले सकूँ। तो यूजुअली ऐसा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो मतलब उसकी फैमिली में से उसके फादर या मदर जो गार्जियन है, ठीक है, या समटाइम ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स बीमार हैं या उनकी डेथ होने वाली, तो अपने किसी ऐसे बच्चे को जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है उनकी, तो वो उसको एज अ विटनेस या एज लाइबिलिटी उस पर्सन को जो है उसको नॉमिनेट कर देते हैं कि मेरा फैसला जो है मेरे हवाले से ये फैसला लेगा। द हेल्थ केयर प्रॉक्सी ऑल्सो रेफर टू अ ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ केयर is a witness statement appointing someone else to manage healthcare treatment decision when the client is unable to do so। जब क्लाइंट खुद नहीं कर सकता तो वो किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर देता है कि मेरे लिए मेरा फैसला ये पर्सन लेगा। फिर ऑटोप्सी आती है। ऑटोप्सी किसे बोलते हैं, पोस्टमार्टम को बोलते हैं। अब पोस्टमार्टम जो है ये भी सर्टेन केसेस में किया जाता है कि अगर जो है वो पर्सन ने खुद से अलाउ किया तो होगा, या अगर कोई जो है वो क्रिमिनल चार्ज है या कोई कोर्ट का केस है तो उस सूरत में जो है वो किया जाएगा। या फिर अगर जो है वो कॉज ऑफ डेथ को पता चलाने के लिए आपने करना है या ऑर्गन डोनेट करने के लिए करना है, तो वो क्या है, वो उस सूरत हाल में जो है वो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ आती है जो कि डीसी आप लोगों ने हॉस्पिटल में सुना होगा, डेथ सर्टिफिकेट। तो डेथ सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी पर्सन की डेथ का रिकॉर्ड रखने के लिए। अब आपने देखा होगा कि अगर एपिडेमियोलॉजिकली अगर हम स्टडी करते हैं किसी कंट्री की और हमने वहाँ का निकालना है कि वहाँ पे डेथ रेट कितना है और बर्थ रेट कितना है, तो उसके लिए भी डेथ सर्टिफिकेट्स बनना ज़रूरी है, किसी की डेथ जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बाद में इसके इनहेरिटेंस के मसले होते हैं, विरासत के, ज़मीन जायदाद के, तो वहाँ पर भी डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिससे प्रूफ होता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इन चीज़ों के मालिक हैं। तब आप ये देखें कि अगर गलत डेथ सर्टिफिकेट बन गया या उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती होगी तो कितना बड़ा मसला जाके खड़ा हो सकता है। तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, डेथ सर्टिफिकेट को बार बार आप लोगों ने रीचेक करना है, और जितनी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स उसको बनाने के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं उनको बार बार आपने पढ़ना है। और उसके बाद जिस जिस पर्सन के जिस जिस पर्सनल के सिग्नेचर उस पर चाहिए आपने वो सिग्नेचर देने हैं। और लास्ट में जब अपने वो डेथ सर्टिफिकेट फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर करना है, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी रिसीविंग भी लेनी है किसी रिकॉर्ड पे कि आपने उनको रिसीव करवा दिया है, वरना बहुत ज़्यादा मसले आपके लिए खड़े हो सकते हैं। उसके बाद डीएनआर ऑर्डर्स आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, डू नॉट रिसेसिटेट ऑर्डर्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि वो क्लाइंट जिनकी कोई टर्मिनल इलनेस है, कोई इरिवर्सिबल डेथ के टाइम पे पहुंच गया, मतलब कोई बहुत ऐसी इलनेस है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे में क्लाइंट खुद से लिख देते हैं, या क्लाइंट की प्रॉक्सी जो है, जो हेल्थ केयर प्रॉक्सी हमने पढ़ा ना कि वो पर्सन जो क्लाइंट के हवाले से फैसला कर रहा है वो कह देते हैं कि रिसेसिटेट आप ना करें। फिर आता है यूथेनेजिया। अब इसमें क्या है, इसे मर्सी किलिंग भी बोल सकते हैं। तो हमारे कंट्री में तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अलाउड है कि अगर पेशेंट की डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा टर्मिनल पॉइंट पे पहुँच गई है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है और वो पेन वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तो अगर क्लाइंट खुद से कह दे कि मुझे आप कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें या मुझे आप लोग जो है वो मेरे लिए डेथ को आसान बना दें, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि मोरल कन्विक्शंस की बेस पे या गुड इंटेंशंस की बेस पे पेशेंट को मार दिया जाए। लेकिन ये क्या है, ये अभी भी लीगली गलत है। ये मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चंद एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अभी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आता है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है, लीगल इंक्वायरी, जैसे कि पुलिस के पास केस चला जाता है कि डेथ का कॉज पता चलाने के लिए या मैनर पता चलवाने के लिए, तो ये कौन कौन करता है, ये ज्यूरिसडिक्शन करवाती है, मतलब अदालत करवाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, इसमें कॉर्नर या पब्लिक ऑफिशियल पर्सन होती है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिशियन हो, ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे मतलब कोर्ट जो है वो लायबल कर रही है कि आपने इस केस को इस हवाले से देखना है। अब उसमें जैसे पुलिस वाला पर्सन हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है
कोई मेडिकल एग्जामिनर जैसे फिजिशियन है या फोरेंसिक मेडिसिन वाले हैं, उनको जो है वो लायबल कहा जाता है कि आप लोगों ने ये करना है किस तरह से। अभी आप लोग चूंकि आप लोग बचपन में शायद सीआईडी देखते हो, तो जो सीआईडी के पर्सन थे वो बेसिकली कॉर्नर या पब्लिक ऑफिशियल थे, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में से होते हैं, वो कॉज पता चलाते हैं कि किस वजह से डेथ हुई है। फिर आता है ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन टोटली सोलली पर्सन की चॉइस है कि वो ऑर्गन डोनेट करना चाह रहा है या वो नहीं करना चाह रहा है। कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है, साउंड माइंड है, वो अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट गिफ्ट कर सकता है किसी और पर्सन को आफ्टर डेथ। अब इसमें क्या है, किस किस लिए हो सकता है, ये मेडिकल या डेंटल एजुकेशन के लिए हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन कह देता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी डेड बॉडी जो है कोई मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज को दे दी जाए, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेज। इन सारी साइंसेज में जो है वो एडवांसमेंट के लिए कि मेरी बॉडी यूज हो जाए, कुछ लोग नया सीख लेंगे इससे, तो उसके लिए जो है कोई अपनी बॉडी डोनेट कर देता है, या फिर थेरेपी या ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई अपनी बॉडी जो है वो डोनेट कर देता है। अब इसमें क्या है, द डोनेशन कैन बी मेड बाय प्रोविजन इन अ विल और बाय साइनिंग अ कार्ड लाइक फॉर्म। तो इसमें क्या है, पेशेंट पहले से ही अपनी उस पर साइन कर देता है डोनेशन कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्रीफ। तो अगर कोई पर्सन ग्रीविंग की कंडीशन में है, दुख में है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो नॉर्मली क्या कंडीशंस होंगी और कॉम्प्लिकेटेड में क्या होंगी। नॉर्मल में क्या है कि वर्बलाइजेशन ऑफ लॉस, वो बार बार कह रहा है कि मेरा ये नुकसान हो गया, हाय ये मेरे साथ हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया, रो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉर्मल ग्रीफ में। ऐसा होता है ना कि लोग बार बार बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में याद करते हैं, रोते हैं, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, फोकस नहीं करते हैं किसी चीज के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बार बार जो घर से बाहर जाते हैं, उस पर्सन को ढूंढते हैं, उसकी चीजें उठा उठा के देखते हैं। ये सारा का सारा क्या है, नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अगर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की हम बात करें, तो बहुत लंबा अरसा जो है वो डिनाइल की कंडीशन में रहने कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता है, ये लॉस मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मान ही नहीं रहे हैं कि लॉस हो गया। फिर जब मानेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, कि ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। सवियर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जैसे हार्ट इश्यूज हो जाएंगे, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, या किसी भी तरह के कोई साइकोलॉजिकल जो है उनको डिलीजन्स होंगे कि मुझे ये दिख रहा है पर्सन घर में चलता फिरता हुआ। ठीक है, फिर समटाइम ऐसा होता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं उन लोगों के अंदर। तो ये सारी की सारी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीव्स है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन हमारा आता है क्लाइंट रिस्पॉन्सेज एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन इन कुबलर रॉ स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन जो है वो ग्रीविंग की कंडीशन में है, तो उनको कुबलर रॉस ने किस तरह से डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। पहला है डिनाइल, फिर एंगर, फिर बारगेनिंग, फिर डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। तो डिनाइल में क्या होता है कि इंसान जो है वो मना करता है, बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया है, तो उसके बाद प्रोस्थेटिक लग गया वहां पे, मतलब कोई आर्टिफिशियल लेग लग गई, फुट लग गया, तो उसको एक्सेप्ट ना करना कि भैया मेरे साथ तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ है। आप देख रहे हो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आप फिर भी डिनाई कर रहे हो, तो किस में आएगा, ये डिनाइल की स्टेज में आएगा। वैसे में आपने क्या करना है, आपने वर्बली सपोर्ट करना है, लेकिन आपने री इन्फोर्स नहीं करना डिनाइल को कि हाँ हाँ नहीं हुआ आपके साथ ये। आपने जस्ट उसको सपोर्ट करना है कि प्लीज हौसला करें, प्लीज थोड़ी सी केयर करें अपनी, प्लीज सबर से काम लें, मतलब आपने जस्ट उसको वर्बली सपोर्ट करना है। एग्जामिन योर ओन बिहेवियर टू इंश्योर दैट यू डू नॉट शेयर इन क्लाइंट डिनाइल। आपने उसके उस डिनाइल में उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देना। मतलब अगर वो ये कह रहा है कि मेरे उस लव्ड वन की डेथ नहीं हुई है, तो आपने ये नहीं कहना हाँ वो कहीं गया हुआ है या वो सो रहा है या कुछ भी, आपने इस तरह से कुछ नहीं कहना है। उसके डिनाइल में आपका कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर एंगर आ जाता है, तो एंगर में क्या है, गुस्सा करेगा वो कि ये क्यों हो गया। क्लाइंट और फैमिली में डायरेक्ट एंगर एट नर्स और स्टाफ की, ये आप लोगों ने की है, हमारा तो पेशेंट बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मार के भेज दिया इसको, या मेरे बेटे की टांग तो बिल्कुल ठीक थी, काटने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोगों ने क्यों काट दी है। तो ऐसी सूरत हाल में वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। अब ऐसे में क्या है, आपने नॉर्मल रिस्पॉन्स लेना है उसको, आपने कुछ नहीं कहना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो सामने वाले हेल्पलेस हैं, वो पावरलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते अब जो नुकसान उनका हो गया है। तो आपने ऐसे में सबर करना है। ठीक है, आपने दोबारा से उन पे गुस्सा नहीं करना शुरू कर देना कि अगर वो आपसे लड़ रहे हैं तो आप भी बदले में उनसे लड़ना शुरू कर दें। उसके बाद क्या है, बार्गेनिंग आती है। अब वो ये कह रहे हैं, इसमें क्या है, वो कह रहा है कि मतलब काश के 1-2 महीने के लिए ऐसा ना होता मेरे साथ। किसी पर्सन के बारे में बात अगर करेंगे,
काश आप मतलब किसी की ग्रेजुएशन होने वाली थी, उसके फादर की डेथ हो गई, तो वो ये कहे कि भई अगर आपकी डेथ 3-4 महीने बाद हो जाती, आप मेरी सक्सेस तो देख लेते। ठीक है? अब इसमें क्या है 6 टू बारगेन द अवॉइड लॉस। ठीक है? लेट मी जस्ट लिव अंटिल एंड देन आई विल बी रेडी टू डाई। मुझे जब तक जीने दो, मतलब 2 महीने और जीने दो या 4 महीने, 4 साल और जीने दो, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। अब उसमें क्या है, अब आपने ऐसे में क्लाइंट को क्या कहना है, ध्यान से उसकी बात सुननी है पहले तो। जो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, आपने उसका वो डर खत्म करना है। अगर उसको ज़रूरत है तो कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट आपने उसको ला देनी है। ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन को अगर कैंसर डायग्नोज़ हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास में सिर्फ़ 4 महीने हैं। अब नेक्स्ट ईयर तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना थी या नेक्स्ट ईयर तक उसकी शादी होना थी, कुछ भी होना थी। तो वो ये सोचे कि काश मेरे पास 1 साल और होता। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी, ये बार्गेनिंग की कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद में क्या है, डिप्रेशन आ जाता है। अब बहुत ज़्यादा दुःख होना शुरू हो गया, जो हो गया है या जो नहीं भी हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में दुःख हो गया पेशेंट को। किसी की डेथ हुई है, बॉडी का कोई पार्ट लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, कैंसर डायग्नोज़ हो गया है, टर्मिनल इलनेस होगी, कुछ भी हो गया है। अब इसमें क्या है, आपने क्लाइंट को अलाउ करना है कि अपनी सैडनेस, अपनी जो परेशानी, दुःख है, आपके साथ बयान करें। अगर वो बात नहीं भी कर रहा, आप उसके पास जाके बैठ जाएँ। आप सिर्फ़ खामोशी से उसके पास बैठे रहेंगे ना, तो उसको इस चीज़ का भी हौसला होगा। थोड़ी-सी केयर अगर आप प्रोफ़ेशनल टच के थ्रू उसको दे देंगे, तो क्या है, उसको इससे भी थोड़ी-सी तसल्ली होगी। फिर आता है एक्सेप्टेंस। अब लास्ट में क्या है, उसने मान लेना है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मतलब जो होना था वो तो हो रहा है ना, मेरे साथ जो होना था वो हो गया है या हो रहा है। इसमें क्या है, कम्स टू टर्म विद लॉस। समझ में आ गया उसको? मे हैव डिक्रीज़्ड इंटरेस्ट इन सराउंडिंग एंड सपोर्ट पीपल। इर्द-गिर्द की हर चीज़ से उसको एक दफ़ा जो है ना, वो दिल उसका भर जाएगा कि भई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहने दो। मे विश टू बिगिन मेकिंग प्लान्स। अब जैसे कि डेथ अगर होने वाली है या कोई मतलब ऐसी टर्मिनल इलनेस है, तो वो अपनी वसीयत बना लेगा। बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया तो प्रोस्थेटिक लगा के, तो कोई कोई भी तरीका ढूँढेगा कि मैं दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आ जाऊँ। अब इसमें आपने क्या करना है, अब आपने उसकी वो जो नीड है कि वो सोशलाइज़ नहीं होना चाह रहा, वो अपने इस दुःख के टाइम में किसी से बात नहीं करना चाह रहा, तो आपने उसकी इस नीड को समझना है कि उसको अकेले छोड़ना है अगर, तो छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। आपने क्या करना है, एनकरेज क्लाइंट टू पार्टिसिपेट एज़ मच एज़ पॉसिबल इन द ट्रीटमेंट प्रोग्राम। जितना पार्टिसिपेट करेगा, उतना ध्यान बटेगा उसका और उतना वो उस परेशानी से दूर रहेगा। तो अगर कोई पूछ लेता है आपसे पेपर में कुबलर-रॉस स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग, तो ये आपने 5 स्टेजेस लिखनी है बच्चों। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ये बनाई हुई है। ये देखिए, डिनायल में क्या है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एंगर में गुस्सा आ गया कि ये आप लोगों ने किया है, क्यों हुआ है ये। बार्गेनिंग में आप थोड़ी-सी मोहलत और माँग रहे हो कि काश थोड़ा-सा टाइम मेरे पास और होता। डिप्रेशन में दुखी हो गए हो। एक्सेप्टेंस में लास्ट स्टेज में क्या है, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी, ये हो चुका है, तो मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल लॉसेस ऑन द ग्रीफ प्रोसेस। चैप्टर बहुत ही लंबा हो गया बच्चों। मल्टीपल लॉसेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ। अगर बार-बार कुछ हो रहा है, बार-बार लॉस हो रहे हैं, तो आपका दुःख जो है वो इतना लंबा हो जाएगा कि आपसे सँभाला नहीं जाएगा। अब इसमें क्या है, अ परसीव्ड नीड टू बी ब्रेव एंड इन कंट्रोल। शुरू-शुरू में आप जो है वो बहादुर होना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे, आप अपने सामने दूसरी चीज़ों को खो देने से डरोगे, ठीक है? अब उसमें क्या है कि देखिए ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ किसी मदर की, उसके किसी एक बच्चे की डेथ हो गई ना, वो बाकी सब के लिए इंतहाई पॉसेसिव हो जाएगी। और किसी को फ्लू भी होगा, तो वो उसको भगा के डॉक्टर के पास लेके जाएगी कि इसको कुछ ना हो जाए, डेथ ना हो जाए इसकी, इसको कोई मसला ना हो जाए। तो बेसिकली क्या है, एक बहुत ज़्यादा डर लग जाता है इंसान को कि भई मेरे साथ दोबारा ना ऐसा हो जाए। उसके बाद क्या है, एंड्योरेंस ऑफ मल्टीपल लॉसेस सच एज़ लूजिंग एन एंटायर फैमिली व्हिच द बेरीव्ड फाइंड्स टू ओवरवेलमिंग टू कंटेम्पलेट। अब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जैसे कि पूरी की पूरी फैमिली की डेथ होगी। जैसे 2005 में ज़लज़ले आए थे, उसमें कोई फैमिली का एक आधा मेंबर ही बचा था, पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। या किसी जगह पे वो टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। जंग हो जाए शुरू, तो उसमें भी पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं, कोई एक आधा बचता है। तो उन लोगों के लिए उस पूरे सदमे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि सैलाब आए थे पाकिस्तान में, तो उसमें कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी, कितने लोगों का मतलब उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ था, लोगों की डेथ हुई थी, घर टूट-फूट गए थे। तो ऐसे में क्या है कि मल्टीपल लॉस है, पूरी की पूरी फैमिली जब चली गई, तो दुःख इतना बड़ा हो जाता है कि वो बर्दाश्त इंसान से नहीं होता।
नेक्स्ट हमारे पास में आ सकता है कि हमें अनसर्टेन है कि हमारा लॉस बेसिकली क्या हुआ है, चाहे वो एक्शन का हो या फिर कोई आपका जो रोल है वो ख़त्म हो गया हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कि किसी की डेथ हो गई फैमिली में से, तो रोल स्ट्रेन आ जाता है कि उस पर्सन की डेथ हुई तो जो काम वो करता था तो उसका काम अब कौन करेगा? तो बेसिकली अगर इस तरह कोई सदमा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में फादर का रोल होता है, तो उसमें क्या है कि अगर वो फाइनेंशियली सपोर्टिंग पर्सन थे तो उस तरह से वो आता है कि उनका एक्शन अब कौन करेगा? जैसे आता है हमारे पास में लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम आता है कि मोस्टली फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि किसी पर्सन को उसके लॉस के लिए जो है वो प्रॉपर्ली गाइड किया जा सके या उसके लिए कोई हेल्पिंग हैंड बन सके। हमारे यहाँ फाइनेंशियली सपोर्ट करने का तो रिवाज बिल्कुल भी नहीं है और इमोशनली भी लोग सपोर्ट बहुत कम करते हैं। फिर हमारे पास में पीटीएसडी आ जाती है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि कोई भी स्केरी, कोई भी शॉकिंग इवेंट आपकी लाइफ में गुज़र गया, उसके बाद जो आपको परेशानी होती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, आप डरे हुए कंडीशन में रहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कि ट्रॉमा गुज़र गया, उसके बाद आपको स्ट्रेस हो रहा है। फिर डिप्रेशन हो सकती है ऐसे लोगों को जिनको मल्टीपल लॉस फेस करने पड़े हैं या फिर उनके हार्मफुल बिहेवियर आ सकते हैं, वो मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स में जा सकते हैं या अल्कोहल की हैबिट्स में जा सकते हैं, ठीक है?